लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं, इजराइल भी जानता है कि जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था और नेतन्याहू को भाग के ट्रंप के पास जाना पड़ा। और फिर एक नौटंकी हुई जब मिडनाइट हैमर हुआ अमेरिका से और ईरान ने किया, और एक भी सैनिक ना ईरान का मरा ना अमेरिका का मरा। जब एक दोनों देशों ने हमले किए, पहले इन्होंने सूचित कर दिया था, 408 केजी यूरेनियम पहले ही रूस भेज दिया था। नैना जी, पिछले कुछ सालों से अधिकतर पश्चिमी और भारतीय मीडिया में इस्लामिक देशों को लताड़ने की एक प्रक्रिया चल चुकी है, क्योंकि कोई भी अधिकतर जो लोग हैं वो इस्लामिक देशों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो भीखमंगे देश हैं, भिखारी देश हैं। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान ने पिछले साल के युद्ध में भी इजराइल को ताबड़तोड़ हमले किए थे, जो उसकी गोल्डन डोम थी उसे बर्बाद कर दिया था। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप रुक रहा है ईरान पे हमला करने से, वो है ईरान की अपनी ताकत। ठीक है, ईरान के पास अमेरिका जैसी विशाल सेना ना हो, ईरान के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, लेकिन ईरान के पास वो जोश और जज्बा है लड़ने का जो उसने इजराइल के युद्ध में दिखाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा भी ये कॉन्फिडेंस होता कि सफलता मिलेगी, उसने कब का हमला कर देना था। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है। अगर सैनिक हमला होता है और एक भी अमेरिकी सैनिक मरता है, बॉडी बैग आता है अमेरिका में, वहां बवाल मच जाएगा। पिछले 3 दिन से अमेरिका के सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है इमिग्रेशन के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम हो चुकी है, 42%। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अमेरिका में हर सैनिक की जान की कीमत होती है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे कोई सैनिक हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है बस। ठीक है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, मेरे साथ में वसीम रजा कनेक्टेड हैं, ईरान से ही हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी बाकी सारे गेस्ट का भी ऑडियो अप करना, अगर वो भी वसीम जी से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन वसीम जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, फिलहाल अभी अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कंडीशंस ईरान में है? पिछले 2 दिन में हमने देखा था, सैटरडे संडे को कई सिलसिलेवार धमाके हुए और उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि शायद जिस बात का डर है, जिस लड़ाई का, वो शुरू हो चुका है। इजराइल कह रहा है हमने हमले नहीं किया, अमेरिका कह रहा है हमने नहीं किए, ये तो इंटरनल स्लीपर सेल्स का काम है। वेल, फिलहाल तनाव है क्या? किस तरह की कंडीशंस हैं वहां पे? जी नहीं, यहाँ पे तो पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हालात बिल्कुल मामूल के तरीके पे है। हाँ, जो प्रोटेस्ट हुए थे उन 2 दिनों यानी 2-4 हफ्ते कबल जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, फिर प्रोटेस्ट में जो उन्होंने वायलेंस वो इख्तियार की थी, उसके बाद हालात थोड़े से खराब हुए थे। लेकिन अभी हालात मामूल पर है। जो कल की बात है, न तो अभी अमेरिका ने हमला किया, न तो इसराइल ने हमला किया। ये यहाँ पर बंदर अब्बास में जो है एक्सप्लोजिव हुआ था वहीं पे, उसी वजह से। बाकी यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि देखिए, सबसे पहले ये कि अगर हम पास्ट की तरफ जाए तो हमें याद होगा कि ईरान और अमेरिका जब न्यूक्लियर डील के था, जिस टाइम ओबामा का दौर चल रहा था, तो उसके बाद 2018 में ये यूएस था कि जो न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया उन्होंने। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का आप तो देखते हैं, पहले तो उनकी बात को भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी वो कहते थे, पिछले 12 दिनों जब जंग हुई थी तो उन्होंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। फिर जब उनको पता चला कि नहीं, ईरान के पास भी कुदरत है, ईरान ने जब जवाब दिया तो उसके बाद उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। अभी रिसेंटली जब 2-3 हफ्ते पहले जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद जो यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग्स हुई, यहाँ के आर्मी की किलिंग्स हुई थी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आप इन फसादात को जारी रखें। लेकिन जब ईरान ने अंदरूनी हालात को काबू किया, जब ईरान ने यहाँ पर उन टेररिस्ट को, जिनको फॉरेन तरीके से बैक किया गया था, जब इन्होंने उनको अरेस्ट किया, उनके बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया, तो हालात बिल्कुल मामूल पर आए। और ये एक ताज्जुब था ईरान अमेरिका के लिए। उसके बाद अभी एयरशिप्स वगैरह अमेरिका को, क्योंकि दुनिया पे दिखाना है ज़ाहिरी ठाट बाट, तो दिखाने के मैं एक ताकतवर हूँ, लिहाजा इन्होंने लाई। लेकिन ये चीज यहाँ पे देखनी है कि अगर अमेरिका के पास वो 100% श्योर होता कि मैं ईरान पर हमला करके वो अपने मकासद हासिल कर सकता हूं, तो वो तो हमला कब का वो तो कब का हमला कर चुका होता। आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम 12 डेज वार जब हुई थी, तो अमेरिका ने जब यहाँ पर 2 जगह पर वो किया था, हमला किया था, तो उसके बाद ऐलान किया हमने ईरान के पूरे न्यूक्लियर को तबाह कर दिया।
तो यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने लेकिन ईरान वसीम के रजा न्यूक्लियर जी, अभी सिस्टम ये को भी खबर सामने आई पिछले कुछ वक्त में, एक सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसमें बड़ी हलचलें देखी गई। जो ईरान के कुछ ऐसे ये कहा जाए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट साइट्स या वो ऐसे प्लेसेस रहे हैं, और अमेरिका उसी को लेकर बड़ी चिंता भी जाहिर कर रहा है वो, और ये भी बड़ी चिंता जाहिर कर रहा है कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है यहाँ पे। नहीं, 12 दिनों, देखिए ईरान का तो पहले एक क्लियर कट स्टैंड है कि यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई, उनका तो फतवा है इस पर, यानी वो एक सियासी एतबार से एक शख्सियत के अलावा वो एक मजहबी शख्सियत है, मजहबी नेता है वो पूरी दुनिया में, लिहाजा उनका इस हवाले से एक फतवा कैटेगोरिकली है कि न्यूक्लियर बनाना हराम है। अच्छा। हाँ, ईरान के पास यूरेनियम है, लेकिन वो कहते हैं ये हमें अपने मुल्क की तरह की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बाकी शोबों के लिए जरूरत है। जैसा ईरान का न्यूक्लियर पे तो क्लियर कट स्टैंड है। और फिर यूएस ने दावा किया था कि पिछले 12 दिनों जो जंग हुई थी तो यूएस ने कहा था कि मैंने इनके न्यूक्लियर साइट्स को पूरा नाबूद किया, लेकिन उसके बाद अभी वो रिसेंटली कह रहे कि ईरान न्यूक्लियर नहीं रख सकता। जब ईरान के न्यूक्लियर्स को खत्म हो, न्यूक्लियर प्लांट्स को या न्यूक्लियर जगहों को ये खत्म होने का यानी बर्बाद करने का दावा करता है और यहाँ से कहता है ईरान नहीं रख सकता। असल चीज ये है कि देखिए ईरान में जो साइंटिस्ट की भी किलिंग्स हुई, असैसिनेशन हुई, अगर आपको याद होगा फखरजादे एक साइंटिस्ट थे ईरान के, रिसेंटली जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें कुछ साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया। असल चीज ये है कि ईरान न्यूक्लियर बना सकता है, इसके पास वो चीज है, लेकिन बनाता नहीं है। अब अमेरिका ये जानता है कि इसके पास जो ये, मैं चाहूंगी अगर हमारे बाकी गेस्ट भी कोई अगर सवाल वसीम जी से करना चाहें, लेकिन वसीम जी एक और बात बताइए, अमेरिका का बार बार ये लोगों को दावा कर रहा है कि भाई आपके घर में जिस तरह से तनाव है हम उस तनाव से आपको निजात दिलवाएंगे। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो परिस्थितियां उससे हम निकलवाएंगे। अब खामनेई कहते हैं स्थिति पूरी तरह से ठीक है, क्या स्थिति अंडर कंट्रोल है? देखिए पहले ये चीज हमें देखना है कि ईरान 46 इयर्स से सैंक्शंस के तहत है, लिहाजा रोज बरोज अमेरिका नए नए सैंक्शंस ईरान पर लगाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान में इकोनॉमिकल क्राइसिस के इश्यूज है, महंगाई है, लोगों पे असर है, लेकिन जो ही यहाँ रिसेंटली वो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद यहाँ पर जो तकरीबन 200-250 के करीब मसाजिद को आग लगा दी गई, वो किन्होंने की? वो तो प्रोटेस्टर्स नहीं थे ना। उसके बाद इन्होंने पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया। तो ईरान ने दो दिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा तो मीडिया ये जो है इंटरनेट ब्लॉक था, लेकिन इंटरनली नेटवर्क सारा चल रहा था यहाँ पे, तो बाज़ाब्ता यहाँ पे दिखा रहे थे कि जो लोग थे, यानी जो वो प्रोटेस्ट करने का दावा कर रहे थे, उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, मतलब उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना में है। क्या अभी स्थिति कंट्रोल में है? फिर टीपी जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी मैं वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बड़ा खैर मकदम करता हूँ और अपने देश के बारे में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, सबको अधिकार है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये कहते हैं कि जो ईरान है, जो आप ये कहते हैं कि ईरान जो है वो केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा और हमारे यहाँ न्यूक्लियर बम बनाना हराम है। अगर ऐसा है तो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए तो वो संधि भी थी जो 2015 में हुई थी, जिसमें आप यूरेनियम को केवल 3.67% तक ही एनरिच कर सकते थे। मान लीजिए कुछ और एडवांस करना है, 20% तक आप उसे एनरिच कर ले। आप अगर उसे 60% तक एनरिच करते हैं, अच्छा इतना भी मान लीजिए कि 60% तक एनरिच कर लिया, मगर उसके बाद जो आपके पास में सेंट्रीफ्यूज चाइना से आ रहे हैं, क्या वो ड्राइंग रूम में रखने के लिए आ रहे हैं सर? वो तो नहीं, पहले आप देखिए कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी थी तो वो तो खुद पहले इस चीज की तायीद करते तब माना जाता, जबकि पिछले दफे भी उन्होंने कहा कि नहीं ईरान के पास तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये वो कह रहे कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो आपने इंस्पेक्शन करने से रोक दिया। सर सुनिए, मैंने सवाल पूछा था ना, आपने तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो इंस्पेक्शन करने से रोक दिया, लिहाजा पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं रही। पर मैं कह रहा हूँ ना भी आ रही हो
जितनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट किस लिए, अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है तो। और फिर 60% के बाद, यानी कि 60% तो बहुत पहले हो चुका था, उसके बाद लगातार आपके पास सेंट्रीफ्यूज चाइना से आ रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज ड्राइंग रूम में रखने के लिए तो होते नहीं। ठीक है सर, सवाल जवाब ले लेते हैं। वसीम रजा जी, देखिए वैलिड पॉइंट उठाया है त्यागी जी ने, बड़ी बात कहा था कि जब आप न्यूक्लियर डील देखेंगे जो ओबामा के जमाने में हुई थी, तो ये यूएस था, ये डोनाल्ड ट्रंप था कि जिसने विड्रॉ किया और कहा कि मैं इस डील को नहीं मानता। उसके बाद तब से लगातार ईरान, क्योंकि जो 12 रोजा जंग हुई थी वो बराबर आईईए के उसका हिस्सेदार था, उसमें रहा है। बल्कि उसके बाद भी आईईए के जो चीफ थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ईरान नहीं बना, हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं है ईरान का, क्योंकि इस पे कैटेगोरिकली ये है कि हमें नहीं बनाना न्यूक्लियर। अगर बनाना होता तो ईरान जानता है, जब उनके पास ये इल्म है वो बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स में वो कहते हैं कि हम उसमें पीछरफ्त हैं, वो ड्रोन्स में कहते हैं कि हम पीछरफ्त हैं, हमने तरक्की की है। और पिछले जो 12 दिनों जंग हुई थी, ईरान ने इस बार कहा था कि जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, यूएस ने ये भी एक जो है ईरान को एक पेशकश दी थी कि हम आएंगे किसी जगह, आपको वहां पे बॉम्ब्स लगा देंगे और आप भी हमारी जगह, जबकि ईरान ने इसको रद्द किया। ठीक है, ईरान ने इसको रद्द किया, कहा कि नहीं, अगर हमारी सरजमीन पर एक मिसाइल गिर गया तो इस बार परमाणु बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की जो बात है वो तो ईरान में या फिर खामनेई उस बात को बिल्कुल मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा ये तो हराम है। फिर आखिर क्यों इस चीज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में इतनी लंबी पुरानी अदावत है? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जो 4 शर्तें हैं उनमें से जो 2 शर्तें हैं उसमें एक यही बात है न्यूक्लियर हथियार को लेकर? मेहरा जी, मेरे पे सवाल है? जी सर। अच्छा मेहरा जी, मैं जो वसीम राजा साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अयतुल्ला खमैनी साहब ने कई दफे स्टेटमेंट दी है कि हम जो है पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं और हर देश को पीसफुल पर्पस पे करने के लिए सबका हक है, नंबर 1। नंबर 2, जो अब ये पॉइंट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीस ट्रीटी तोड़ी थी, ईरान ने पीस ट्रीटी नहीं तोड़ी थी, तो उसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है और ज्यादा प्रेशराइज करने चाहते थे। और शुरू में आपने त्यागी साहब से प्रश्न पूछा था कि जो मेन मुद्दा क्या, हिडन एजेंडा क्या है, तो हिडन एजेंडा मेरी नजरों में सिर्फ 2 ही हिडन एजेंडा है। तीसरा ये जो न्यूक्लियर का, ये तो सबको पता है, सबको दिख रहा है। सबसे पहले रजीम चेंज का था है, और दूसरा जो है जो ऑयल का है। अब जो ये कह रहे हैं कि जी ईरान के पास इतने परसेंट है, 60% हो गया, 70% है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बता रही है। और वो सारी की सारी जितनी एजेंसीज है वो सारी की सारी अमेरिका की मर्जी से काम करती हैं। अमेरिका ने तो जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि इराक के पास जो है केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। जब इराक के ऊपर हमला किया और बाद में जब सदाम हुसैन को लटका दिया और जब ढूंढ मची तो वहां पे कुछ नहीं मिला। तो ये सब बहाने हैं। मैं कहता हूं कि अगर ईरान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान ने ही बनाया, तो आपने पाकिस्तान के ऊपर कितने सैंक्शन लगाए न्यूक्लियर वेपन बनाने के? बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन तो इजराइल भी जो है बना रहा है, उसके ऊपर कितने सैंक्शन लगे? ईरान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ईरान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि ईरान एक अकेला शिया मुस्लिम देश है पूरी दुनिया में। आसपास के जो देश हैं अंदरूनी ईरान के खिलाफ है, और वो जो आसपास के देश हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो इसलिए ईरान को हमेशा टारगेट किया जाता है। ईरान को, इजराइल को ईरान से खतरा, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास कोई ऐसे बॉम्ब, कोई मिसाइल के ऊपर भी अमेरिका बोल रहा है कैप लगाओ। क्यों लगाए कैप? हर देश को अपने देश की रक्षा करने की पूरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, उसको वो करने का हक है उसका। ईरान को भी अपनी इंडिपेंडेंस करने का हक है। तो अगर इजराइल हमला करता है जिसके ऊपर जी चाहे, तो जब जी करता है, अमेरिका उसको कुछ नहीं कहता है। कतर के ऊपर हमला किया, नेतन्याहू को बुला के वहां पे टेलीफोन करवा दिया, सॉरी करवा दी। क्या अगर और कोई देश कतर के ऊपर हमला करता तो इतनी आसानी से बात है? तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो ये डबल स्टैंडर्ड है, और खास तौर पर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से ये और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा का पूरा फायदा उठा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बुक बोला है, जो बोलते रहते हैं, उसको एक स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं
और ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अमेरिका चाहता है किसी ना किसी तरीके से अयतुल्ला खमैनी जी का वहां पे जो है तख्ता पलट हो जाए, कू हो जाए, और फिर जो पुराने शाह है उनके बेटे को यहाँ पे बिठा दिया जाए, वो अमेरिका की बात सुने, जिसको चाहे तेल दे, जिसको अमेरिका चाहे तेल बंद करा दे। अब अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला का तेल भारत खरीदेगा, वेनेजुएला का तेल जो है चाइना करेगा। तो ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन सा देश किस देश से तेल खरीदेगा। तो ये सीधी की सीधी डबल स्टैंडर्ड है। और वो वसीम राजा साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से और सोडी साहब की बात से पूरा का पूरा सहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोडी सर से मैं सवाल पूछूं। सोडी जी, जिस तरह से बार बार यहाँ तख्ता पलट की बात है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में एकमात्र यही एजेंडा अब नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले वक्त में कई चुनौतियां हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपने लिए गड्ढे खुद खोद कर रखे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर खुद उनके प्रति इतनी नाराजगी है, वो ये चाहते हैं कि वो अपने इस कार्यकाल में एक और चीज को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में या अमेरिका के कंट्रोल में करके जाएं। नैना जी, जब अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला किया और उसके राष्ट्रपति को अगवा किया, किसी एक देश ने अमेरिका पे कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, यहां तक कड़ी निंदा तक नहीं की। जो स्टेटमेंट देशों ने दिए, एक ल्यूकवार्म स्टेटमेंट दी। हमें तो ईरान का केस स्टडी पूरी दुनिया में पढ़ाना चाहिए, मिलिट्री एकेडमीज में। एक देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध है, वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अटूट अडिग खड़ा हुआ है। ये तो वाकई में केस स्टडी है। और जिस तरह से उसने इजराइल का ताबड़तोड़ हमले किए, जिस तरह से वो अमेरिका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, कौन सा दूसरा मुल्क है दुनिया में जो अमेरिका के सामने खड़ा होने की कोशिश कर सकता है? या एक उत्तर कोरिया है या एक चीन है। तो ईरान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी अपने तरीके से उनको जवाब दिया कि हम झुकने वाले नहीं है। देखिए नैना जी, हमें ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो अगर एक इस्लामिक देश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फटीचर देश है, उसकी भी एक व्यावसायिक सेना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अमेरिका का एक ही मुद्दा है, आपने सही कहा और कल रोहित सर ने भी सही कहा, तख्ता पलट का। क्यों, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 अरब देश हैं। 13 अरब देशों में से 12 अरब देश पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़े हैं। एक ईरान अकेला देश है मिडिल ईस्ट में जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। और यही चीज अमेरिका को हजम नहीं होती है। 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, 7 बारी अमेरिका ने कोशिश की है तख्ता पलट की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक ईरान की बात है, बेशक उसकी सेना इतनी मॉडर्न ना हो, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, लेकिन वो हल्की सेना नहीं है। हल्की सेना होती डोनाल्ड ट्रंप ने कब का हमला कर दिया होता। बल्कि पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, अमेरिका का दुश्मन है ईरान। तो ये जो पूरा खेल है, ये सिर्फ तख्ता पलट का है। लेकिन अमेरिका को यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया, पश्चिमी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन ईरान में अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो मैंने कारण पहले भी बताया, एक अमेरिकी सैनिक मरा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ऑलरेडी दिक्कत है, वो तो उसके लिए इतनी दिक्कत हो जाएगी, वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे जो नवंबर में इस साल। बेशक बेशक। और लेकिन ये एक अपने आप में तनाव है। मैं निपुण जी से सवाल करूं, लेकिन वसीम रजा जी, अभी अगर इतना सब कुछ ओके है, फिर तो आयतुल्ला खामनेई को बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। खबरें ये हैं कि भाई तेहरान बंकर में तब्दील हो चुका है और किसी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो ये छुप चुके हैं, खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है जब सब कुछ इतना ओके है तो फिर डर किस बात का? मैं यहाँ पर ये चीज इजाफा करूं, थोड़ा सा वक्त चाहता हूं। पहले ये कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई किस चीज पर है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। देखिए ईरान जियोग्राफिकली कितना बड़ा मुल्क है। आप इर्द गिर्द ममालिक को देखिए, छोटे छोटे मुल्क है वो, उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। ईरान जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, लिहाजा यहाँ की पॉपुलेशन ईरान की बहुत ज्यादा है। जैसा अमेरिका यही चाहता है कि पहले ईरान को टुकड़ों में तकसीम किया जाए ताकि उसकी कुदरत कमजोर हो जाए। दूसरा ये कि जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे, जाहिरी तौर तो उन्होंने जो स्लोगन दिया था, कहा था रिजीम चेंज, लेकिन जब उन्होंने फिर आर्म्स, एमिनेशंस, पेट्रोल बम्स वगैरह और छुरियों का इस्तेमाल किया और फिर ईरानी अवाम ने उनसे अपने आप को अलग किया और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ईरान इनकलाब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनेई और अपने मुल्क के दिफा के लिए निकले। और जो आप कह रहे हैं कि
तेहरान बंकर में चेंज हो गया। मैं आपको एड्रेस दूं, khamenei.ir उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें किसी और जगह देखने की जरूरत नहीं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखिए रोजाना, क्योंकि परसों अभी जो है 11 फेब यहाँ पे जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो है पूरे जो है एक हर साल जो इसकी सेलिब्रेशन होती है, यानी आप देखिए जिसको 22 बहमन ईरानी कैलेंडर में कहा जाता है वो 11 फेब कहा जाता है, 11 फेब को होता है। मतलब वहां पर आप देखिए है ना, वहां पर टेंशन उसकी सारी उसकी सेलिब्रेशन शुरू हुई है और परसों से ही जो है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई परसों से लोगों के साथ मुलाकात, कल वो गए थे, आप उनकी वेबसाइट को देखें, कल वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो फाउंडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान थे, उनके रोजे पे उनकी कब्र पे गए थे और वहां हाजिरी दी थे। वो तो तेहरान में ही है, यानी वो तो पब्लिकली मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो आज का स्टेटमेंट आया है या कल का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, कहा जा रहा है कि जो ईरान के लोग हैं उनके मन में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार के प्रति, शायद यही वजह है कि वो सड़कों पर आए, वो नाराजगी दूर हो गई या यथावत है अभी? हाँ, मैं इसको कंप्लीट करूं। देखिए जो कल बयान दिया था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब ने, उन्होंने ये कहा था, वो लोगों के बीच में थे, लोगों के दरमियान वो बयान दिया, कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये पूरी रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। हो गई मेरी बात कंप्लीट। अब आपकी दूसरी जो आपने कहा कि लोग नाराज है, बिल्कुल देखिए अमेरिका रोज बरोज ईरान पे जो है 40-45 सालों से तो सैंक्शंस लगाता आ रहा है। ये तो ईरान की, देखिए ईरान को तो सैल्यूट करना चाहिए कि ईरान देखिए मेडिकल में कितना पेशरफ्त किया है, कितनी उन्होंने एडवांसमेंट की है। आप पढ़ाई में देखिए, आप रेवोल्यूशन से पहले और रेवोल्यूशन के बाद देखिए कि ईरान में लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग नाराज है क्योंकि जाहिर सी बात है, थोड़ी सी महंगाई, अगर हमारे यहाँ भी महंगाई होती है तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन लोगों का ये स्लोगन, लोगों का ये चीज है कि हम अंदरूनी तौर पर हम इंटरनली आपस में नाराज हो, लेकिन हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी करे। ठीक है, ये ईरान के लोग, ये बड़ी बात है, लेकिन ईरान के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जी तो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई तनाव नहीं है, खामनेई अंडरग्राउंड नहीं है, वो तो जनता के बीच में है। लेकिन एक रिपोर्ट पिछले कुछ वक्त से ये देखी जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से तमाम सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए गए हैं पिछले कुछ वक्त से ईरान में, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर अगर एकजुटता नजर आती है लोगों की, वो ये कह रहे हैं भाई मौजूदा सरकार से नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नाराजगी अमेरिका के लिए हम विन विन कंडीशन बनने देंगे। क्या यही एक वजह है कि अमेरिका बैक स्टेप हो रहा है क्या, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है? नहीं, देखिए नैना जी, क्या है कि ईरानियन सिविलाइजेशन एक पुरानी सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है कि उसको अमेरिका बहुत इजीली क्या कर ले, कि उसको कैप्चर कर ले या उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन ये बात भी आप मानिए कि इजराइल का जो वजूद है, वो इजराइल का वजूद तभी वहां पर सिक्योर हो पाएगा, सेफ हो पाएगा, जब ईरान की गवर्नमेंट वहां पर चेंज होगी, रिजीम चेंज होगा। और अमेरिका की इस समय जो गवर्नमेंट है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक अलग तरह का सिनेरियो पूरा लेके चल रहे हैं अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। वो वहां पर पूरा बढ़ावा दे रहे हैं किसको, आपका ज्यूडिज्म को। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में भी लोग क्या वो कहते हैं कि मेरी बेटी क्या ज्यूस हो चुकी है। जिस प्रकार का एक नजरिया है डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर कि एनी हाउ हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे,